युद्ध रोकने के बीच में आखिर रोड़ा कौन है? जब ये युद्ध चरम पर था तो पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से मध्यस्थ के तौर पर उभर कर सामने आया, पूरी दुनिया के सामने हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन 45 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान एक तरीके से गुमनामी में चला गया है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, क्या पाकिस्तान ने अब हार मान ली है कि अब हमसे मध्यस्थता नहीं होगा, मामला कुछ और हो चुका है? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान ने इस चीज का जितना फायदा उठाना था उन्होंने उठा चुके हैं। बिल्कुल अच्छा। अलग थलग पड़ रहे थे उसके, बिल्कुल अपने आप को सेंटर में ले आए हैं। और कल ही हम मैं देख रहा था कि जैसे यूरोपियन यूनियन की जो उनकी फॉरेन पॉलिसी चीफ है काया कलास, वो वहां पे थी, उनकी समिट मीटिंग वहां पे हो रही थी। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ की है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, कि युद्ध को बिल्कुल बहुत आगे बढ़ने से उन्होंने उसको रोका, तो उसका उन्होंने काफी फायदा ऑलरेडी उठा लिया है इस चीज का। और इसका मुझे लगता है कि और भी अगर उनको कभी मौका मिलेगा आगे तो जरूर उसका बीच में फिर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनकी जरूरत कम है, क्योंकि वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं अमेरिकन जो हैं ईरानियंस के साथ, और दूसरे और कई मध्यस्थ उसके अंदर जुड़ गए हैं। तो उन्होंने अपना एक रोल अदा करना था, उन्होंने एक पॉजिटिव रोल मुझे लगता है वो अदा किया, और उसका फायदा उनको मिल रहा है और उसका फायदा उनको मिलेगा। तो उससे ज्यादा हमको ना ही कमर उनको आगा, कोई और ना ही ना तो उसका इनको कोई बहुत उम्मीद भी नहीं थी। ज्यादा। हाँ, कमर आगा साहब, जितना फ़ायदा मिलना था पाकिस्तान को उतना फ़ायदा उन्होंने उठा लिया है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्थापित कर लिया है और आगे मौका मिलेगा तो वो करेंगे, ऐसा गुलशन सचदेवा साहब कह रहे थे। या फिर दूसरा पहलू ये है कि शायद वो मध्यस्थता करने में सफल नहीं हुए, इससे पहले कि उनकी थूथू अपने आप को बाहर कर ली। नहीं, मैं समझता हूँ सचदेवा साहब ने बहुत अच्छी बात कही। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता कर ही नहीं रहा था, वो एक मैसेंजर का काम कर रहा था। जो मैसेज इनको देना होता था ईरानियों को, वो लिफाफा उनको दे दिया जाता था, वो पाकिस्तान को ईरान को जाके कर देता था। मध्यस्थता में उनके सिर्फ इतना बड़ा रोल था कि वो ईरान पे बार बार प्रेशर डालते थे कि आप बातचीत करिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। उनके जनरल मुनीर पाकिस्तान ईरान गए, वहाँ उन्हीं ने भी बात की, नवाज शरीफ और उनके परिवार के लोग भी बैक चैनल से वहाँ पे बराबर ईरान के ऊपर दो। लेकिन ईरान के ऊपर दूसरी बात ये भी है कि ईरान का कोई ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 2-3 ऐसी बड़ी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो केवल ईरान के ऊपर अटैक करते रहते हैं और पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर टारगेट करते रहते हैं। अब उन्होंने कई 100 शिया जो वहाँ पे थे पाकिस्तान के अंदर, टॉप मोस्ट उनके ब्यूरोक्रेट्स या उनके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनकी हत्याएं की हैं। और अभी भी कुछ ही समय पहले उनकी एक मस्जिद के ऊपर अटैक किया जिसमें काफ़ी शिया मरे हैं। तो पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि उनका बॉर्डर बहुत लंबा है और दूसरी बात ये ईरान का पाकिस्तान के साथ उनका बड़े लव एंड हेट वाले रिलेशनशिप है, उसको छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इंगेज तो ज़रूर किया था मगर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो नहीं सकते। दूसरी बात ये कि उनको देखिए, निगोसिएशन का एक आर्ट होता है, उनको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। उनका जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो मिलिटेंसी बढ़ाने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आतंकवाद को बढ़ाने में बहुत है, लेकिन अमन शांति के लिए उनके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। दूसरी बात ये भी, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, वो ये कह रहा था कि देखिए ये वार तो ईरान भी चाहेगा कि जल्दी खत्म हो, उसको सभी यहाँ पे पैनलिस्ट ने कहा कि उनको अपना रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है। दूसरी बात ये भी है कि तेल जो है हम अरब देशों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत करीब है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कम हो जाता है। हमारी ऑयल रिफाइनरीज गियर्ड हैं अरब इराकी तेल पे और दूसरे ईरान के तेल पे, और 3 हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो ईरानियन ऑयल पे गियर्ड हैं। तो दूसरी अब एक ही चीज हो सकती है, अगर गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हमें छोड़ना है तो हमें ओमान से पाइपलाइन लानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा मुझे नहीं नजर आता। ईरान से पाइपलाइन आएगी तो उसकी सभी साझेदारी होगी सबकी, क्योंकि सऊदी भी उससे जुड़ सकते हैं, ओमान, ईरान भी जुड़ सकता है। फिर उसके अलावा मैं समझता हूँ ये सब यूएई और कतर जितने भी देश हैं सब आसपास हैं, वहाँ से ये जुड़ सकते हैं सारी साझेदारी में। और कोई भी इंटरनेशनल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको फंड करने में
प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। मैं समझता हूं कि तनेजा जी इस पे ज़्यादा अच्छा बताएंगे। इसी के वेनेजुएला का जो तेल है ये बहुत हैवी है, बहुत हार्ड होता है। केवल यहाँ पे एक रिफाइनरी है जो इसको रिफाइन करती है, वो है रिलायंस की, और भी कुछ रिफाइनरीज ने कर दिया। फिर दूसरी बात ये कि ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लगता है, इतना पैसा लगता है, इतना इंश्योरेंस कास्ट उसकी बढ़ जाती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब एक महीना 1.5 महीना पता नहीं कितने समय में आता है वो तेल। अमेरिका का तेल हम जरूर खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेशर है। सबसे अच्छा तेल जो है वो बसरा ऑयल कहलाता है जो इस पूरे क्षेत्र में है, और बस इराक से हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध है। तेल के हम बड़े वहाँ से हम तेल खरीदते हैं, सब बहुत बड़ा तेल भारत वहाँ से लेता है, वहाँ से भारत आता है, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी वहाँ से आता रहे, इसलिए कि वहाँ पे हमारी पुरानी उनसे कनेक्शन है, दूरियां हैं, रिश्ते हैं उनके साथ, इराक के साथ जुड़े हुए। और फिर उसके बाद ये भी है कि ये जो है हमें सस्ता पड़ता है, बहुत सी चीज़ों पर कंसेशंस पड़ जाते हैं। पाइपलाइन का बनना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। बगैर पाइपलाइन का बनना बहुत ज़रूरी है। एम्बेसडर त्रिगुणाथ में आपके पास एम्बेसडर त्रिगुणाथ में आपके पास आऊँगा, लेकिन ये जो पाइपलाइन वाली बात कही तनेजा साहब, कितना फिजिबल है ये? देखिए, अभी ये बहुत सारे आइडियाज पे बातचीत हो रही है। इस पे अभी पिछले दिनों मैंने ही एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करी थी कि हम लोगों को ये पाइपलाइन के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसा सुझाव है कि 2 पाइपलाइन बनाई जा सकती हैं, सब सी पाइपलाइन। वो ओमान और साथ में उसको फुजैरा से भी कनेक्ट कर दिया जाए, और जो है वो सबसी एक पाइप की जो है वो गैस के लिए और दूसरी जो है वो तेल के लिए। तो उसकी इकोनॉमिक्स वर्कआउट हुई है, उसकी टेस्टिंग वगैरह पहले ही हो चुकी है, तो वो संभव तो है। और जो मेरा सुझाव उसमें हम लोगों ने मैंने दिया है वो ये है कि जो पाइपलाइन है उसकी ओनरशिप भारत ना ले, वो एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम हो जिसमें अरब कंट्रीज भी हों, जिसमें रशिया भी शामिल हो जाए, अमेरिका भी शामिल हो जाए। तो इसका जो करियर जिसको पाइपलाइन, दोनों उसकी ओनरशिप और देशों के पास हो, और जो सप्लायर है वो ये कंट्रीज हों, यहाँ से ये सप्लाई होगी और भारत उनका खरीदार। मतलब ये है कि पाइपलाइन को मेंटेन करना जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो पाइपलाइन भारत की ओनरशिप में होगा तो पाकिस्तान तंग करेगा, पाकिस्तान उसको टारगेट बना के चलेगा। और वो या फिर किसी की भी ओनरशिप में होगा तो ये इस तरह के द्विपक्षीय खटास आने में ये पाइपलाइन से सप्लाई बाधित होगा। अगर इंटरनेशनल, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है जो मैंने आपके उसमें कहा कि अब जो है भारत की हमारी थिंकिंग अब ये बन रही है, ये बात सच है कि शिपिंग टाइम या एक्सेसिबिलिटी ये मिडिल ईस्टर्न के जो कंट्री, पश्चिम एशिया के देश हमारे लिए ज्यादा वो हैं, लेकिन भारत जैसा देश जिसकी जो है स्ट्रेटेजिक अब जो थिंकिंग है वो ये है, यस इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ट होती है अगर हम इन खाड़ी के देशों से तेल मंगाए, लेकिन हम इस जो कुछ हमने देखा है पिछले 2.5 महीने के अंदर, हम खाली अब इकोनॉमी पे नहीं जा सकते या इकोनॉमिक्स पे नहीं जाएंगे, हमको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में लानी है, जिससे कि एक स्ट्रेटेजी के तहत हम जो इसको जितना हो सके डाइवर्सिफाई। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन देशों में नहीं लेंगे, इन देशों पर निर्भरता बनी रहेगी क्योंकि इनका तेल भी अच्छा है और अच्छे देश है और हमारे 1 करोड़ भारतीय वहां काम करते हैं, इसको तो और गहराया जाएगा। लेकिन साथ में निर्भरता जो है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसा हादसा दोबारा हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विचलित ना हो जाए जितनी आज है, उसको कम करने की व्यवस्था करनी होगी। एम्बेसडर त्रिगुणाथ साहब, मेरा सवाल यह है कि ये पाइपलाइन बिछाने की जो बातचीत की जा रही है, या फिर अपने सप्लाई को हम डाइवर्सिफाई कर लें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता उतनी ना रखें, स्ट्रेटेजिकली कितना संभव है? डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें, दुनिया के बाकी देशों के साथ संबंधों के आधार पर देखें। ये बताऊं कि ये बात 40 साल पुरानी है, ये पाइपलाइन का, और इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी भी हो चुकी है कई बार। गवर्नमेंट को बार बार सबमिट हुआ है ये प्रपोजल, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस इंटरेस्ट नहीं किया गया। आज फिर हम देख रहे हैं दोबारा से इसके ऊपर से विचार हो रहा है, तो फिजिबल है क्योंकि ये सारे देश जिनके साथ भी हम बात करें, वो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर के पास ही जाएगा ना, वो तेल या गैस खुद थोड़ी पी सकते हैं, वो उन्हें तो किसी ना किसी को देना ही है, तो इवेंचुअली इट हैज टू कम। और लेने वाला कौन है? चीन है, इंडिया है, कोरिया और जापान है, 4 ही कंट्री है, और हम लोग सबसे नजदीक भी हैं। तो पाइपलाइन एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, फीजिबल प्रपोजल है, स्ट्रेटेजिक प्रपोजल है, और उसको परसू करना चाहिए। और अब मैं जो इंडिकेशंस देख रहा हूँ, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसमें डेफिनेटली ये बात है। दूसरा, वो भी डेफिनेटली वहां से भी बातचीत हो रही है। ऑलरेडी IMF ने इंडिया और UAE के बीच ये गैस और एनर्जी ट्रांजिट के लिए सबसी पाइपलाइंस की प्रोविजन ऑलरेडी है, और इसके ऊपर बातचीत चल रही है।
रही बात ये कि कभी ना कभी कोई भी पाइपलाइंस हो, सबसी केबल्स हो, कुछ भी हो, जब लड़ाइयां होती हैं, जब जिस तरह कंट्रीज का होता है, तो उस वक्त दे कैन कम अंडर थ्रेट। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जो लगातार समस्याएं जिस तरह की आई है, और तनैया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं उसको हमें कम से कम करना पड़ेगा एक सिंगल सोर्स के ऊपर। और इसीलिए चाहे हम अर्जेंटीना से ले रहे हैं, चाहे यूएस से ले रहे हैं, वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट आ रही है तो वो भी इसीलिए कर रहे हैं। उससे डिफैक्टो प्रेसिडेंट आए थे हफ्ता पहले, तो हमने सब देख लिया है उसको। तो मेरा मानना यह है कि हमें अफ्रीका के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अफ्रीका, जो कि वहां से हम बाईपास कर सकते हैं पूरा, तो उसको अगर हम करेंगे तो हमारे लिए काफी ठीक रहेगा। इसी तरह से लैटिन अमेरिका में कई कंट्रीज है, ब्राजील ने भी अभी शुरू किया है, चीना है, और अमेरिका भी आ रहा है ऑयल। तो हमें रक्षा जो है एक इम्पोर्टेंट ऑयल सोर्स, जिसे हम लगभग 40% कर रहे हैं। मैं शुरू में जब हम 90s में था, तब हम लोगों ने पहली बार इन्वेस्ट किया था ऑयल और गैस में। तो मैं समझता हूँ उसको हमें जी करते रहना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सेंसिबल थिंग, डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल अभी ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया है कि जब तक कि यूएस के साथ वॉर को लेकर के बातचीत फाइनलाइज नहीं हो जाती, तब तक जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो महज एक स्पेकुलेशन है, अटकलें हैं। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि वॉर कब खत्म होगा। शो का समय चूंकि खत्म होने वाला है, तो आप चारों लोगों से एक ही सवाल पूछूंगा। आप लोग दो लाइन में जवाब दीजिए क्योंकि समय कम है। शुरुआत मैं आपसे करूंगा प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, आपके हिसाब से वॉर कब खत्म हो सकता है? नहीं, वॉर का ये फेज खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बड़ी जंग कोई दोबारा होने वाली है। लेकिन ये इसकी जो वहां पे समझौते की जो आप बात कर रहे हैं, खत्म होने का ऐलान वो कब हो सकता है? खत्म होने का ऐलान तो ऑलरेडी हो चुका है। एक तरीके से सीज फायर वहां पे ऑलरेडी है। उस सीज फायर को एक्सटेंड ठीक है, होगा। लेकिन ये है, दो लाइन की ये सीमा आप सारी पार कर चीजों के चुके बारे में, हैं। जी, ये सारी हाँ, चीजों के बारे में हाँ, अभी सिर्फ हफ्ते नहीं, महीने सालों साल लगेंगे। एक पूरी स्टेबिलिटी वहां पे आएगी। और एक बात मैं सिर्फ आधे मिनट में कहना चाहूंगा, जो बात हम कह रहे हैं पाइपलाइंस की, ये अच्छी बात है कि हम दोबारा से शुरू उसके बारे में सोच रहे हैं। हमने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, बातें बहुत पहले हुई थी। लेकिन पाइपलाइंस, भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास कोई बड़ी पाइपलाइन बाहर से जुड़ी हुई नहीं है बड़े देश के साथ। तो सिर्फ हम मिडल ईस्ट की तरफ से नहीं देखे पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है, अगर हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो रूस से चीन में पाइपलाइन आ रही है, चीन से भारत में भी आ सकती है। तो बहुत से ऑप्शंस हैं। तो लंबे समय में हमको पूरी स्ट्रेटजी बदल के चारों तरफ से, मुझे पूरी लगता है, स्ट्रेटजी बनानी हो। कमर आगा साहब, आपके हिसाब से जो अभी युद्ध को लेकर, युद्ध खत्म करने को लेकर जो बातचीत का दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है कब ये औपचारिक समझौता का ऐलान हो सकता है कि फिलहाल हम युद्ध रोक रहे हैं? मेरा ख्याल है बहुत लंबा समय तक युद्ध का चलना इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। ट्रम्प साहब भी चाहेंगे। लेकिन ये मसला जो है वो डबल जो ये है ब्लॉकेड जो है गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ईरान चाहता है कि ये कम से कम फौरन इमीडिएटली जो है अमेरिका भी लिफ्ट करे। वो कहता है कि गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन खुल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बातचीत बहुत चल रही है। अमेरिकन भी काफी कीन हैं कि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले खोला जाए, फिर जैसा कि अभी एम्बेसडर ने बताया, बाकी मसले जो हैं वो बाद में लंबी पीरियड बातचीत का चलेगा। मैं समझता हूँ काफी लंबा समय, कई साल लगेगा। तनेजा साहब। लक्ष्मण जी देखिए, तोपें शांत हो सकती हैं जल्दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोलनी ही पड़ेगी ईरान को, क्योंकि बहुत दबाव है उन देशों से भी जो ईरान के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, जिसमें भारत चीन भी शामिल है। लेकिन नए ईरान का उदय हो चुका है, और नए ईरान का उदय का मतलब ये हुआ कि उस पूरे इलाके के अंदर एक तरफ इजराइल होगा और एक तरफ ईरान। तो जो जिसे बोले, जो तोपें शायद ना चलें, लेकिन आप ये कहें कि शांति हो जाएगी, ऐसा होता मुझे नजर नहीं आता। तनाव लगातार बढ़ेगा। अब वो किस किस तरह में निकल के आएगा, शक्लें क्या होंगी, देखना पड़ेगा। एम्बेसडर त्रिगुणायत, मैं तो सोचता हूँ कि शायद इस हफ्ते, अगले हफ्ते हम लोग कुछ खबर सुन पाएंगे। चलिए, कम से कम आपने एक टाइमलाइन दी है और हम लोग यही उम्मीद करेंगे, सोचते नहीं, हम तो उम्मीद करें कि जल्द से जल्द कुछ अच्छी खबर निकल कर सामने आए।